नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल फिज़िक्स टूल में बहुत बहुत स्वागत है। और फिज़िक्स के इस सिलेबस में हम लगातार आपके सामने इन वीडियो के माध्यम से जुड़े हुए हैं और पूरा सिलेबस क्रमबद्धता से आगे बढ़ रहा है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं अनुरोध करूँगा सभी उन स्टूडेंट्स से जो लगातार वीडियो देख रहे हैं और हमसे जुड़े हुए हैं कि आप वीडियो कंप्लीट देखें ताकि आपको इस चीज़ का फ़ायदा हो। और एक आपसे मैं अनुरोध करता हूँ इस बात में कि आप ये मत सोचना कि वीडियो सर डाल रहे हैं, हम देख लेंगे, बाद में देख लेंगे, वीडियो पड़े हैं देखते रहेंगे, क्या है, अभी तो बहुत टाइम है बाकी है। तो ऐसा प्लीज़ मत करिए। आप घर पर हैं तो आप ये पूरा सिलेबस हम आपके लिए हमने ये स्टार्ट किया है। और अगर आप क्रमबद्धता से देखते जाएंगे तो हमारा मनोबल बना रहेगा कि बच्चे साथ साथ तैयारी कर रहे हैं और हम नए अच्छे से अच्छे वीडियो आपके सामने उपलब्ध करवाते रहेंगे। तो हम आपके पूरे सिलेबस को एक अच्छी क्रमबद्धता से करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। और आपके भले की ये बात है कि आप अच्छी तरीके से घर बैठे टाइम से पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कर लोगे। अभी तक बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जिनको अभी तक इन वीडियो के बारे में पता भी नहीं है, इन चैनल के बारे में पता भी नहीं है। तो मैं आपसे ये भी अनुरोध करता हूँ बच्चों की ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, अपने उन सभी बच्चों को इनके बारे में बताइए ताकि उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा हो और वो भी इस चीज़ की तैयारी कर सकें। मैं तो ये मानता हूँ कि हम ये जो चैनल चला रहे हैं तो डे बाय डे अपडेट हम चैनल कर रहे हैं, वीडियो डाल रहे हैं आपके लिए। तो सिलेबस को इससे अच्छी तरीके से क्रम अनुसार सिलेबस करने के लिए आपको ऐसा मौका नहीं मिलेगा दोबारा। समय प्रदान होता है, समय का पूरा फ़ायदा उठाएं ताकि आपके अच्छे नंबर प्राप्त हो सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमें उत्साह बना रहे और हम अच्छे से अच्छा काम करें। देखिए बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पर पैराविद्युत पदार्थ का प्रभाव पड़ा था, जिसका मैं नोट्स पेपर यहाँ रख देता हूँ। और प्लेटों के बीच में पैराविद्युत पदार्थ भरा था। इसकी मैंने अलग अलग कंडीशन बनाई थी कि पहली कंडीशन मैंने प्लेटों को एकदम पूर्ण रूप से पैराविद्युत पदार्थ भर दिया था। प्लेटों के बीच में कहीं पर भी हवा या निर्वात का गैप नहीं छोड़ा। मैंने पूरी तरीके से प्लेटों के बीच का एरिया कवर कर दिया था पदार्थ से, पैराविद्युत पदार्थ से, जिसका पैराविद्युतांक एप्सिलॉन आर मैंने लिया था। तो हम जानते हैं कि ये पूरा माध्यम भर चुका है। तो माध्यम में विद्युत क्षेत्र ये होता है, हमने इसको क्लियर किया था। सिग्मा क्यू अपॉन ए लिख सकते हैं, पृष्ठावेश घनत्व है, एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं इसकी जगह। ये रिपीट करवा रहा हूँ मैं। और विभवांतर निकाला था इस प्रकार और हमने धारिता निकाल ली थी। ये धारिता का सूत्र आ गया था और रिजल्ट वही साफ आ रहा था कि धारिता है वो निर्वात से एप्सिलॉन आर गुना कुछ अधिक प्राप्त होती है। फिर हमने क्या किया, हमने इन्हीं प्लेटों के बीच में एक छोटा सा टुकड़ा रख दिया था पैराविद्युत पदार्थ का, जिसको हमने अंशतः भरा है। ये पूर्ण रूप से अंशतः भरा हुआ है, सॉरी। तो अंशतः मतलब छोटा सा टुकड़ा, यहाँ पर टी मोटाई का टुकड़ा मैंने यहाँ रखा है पैराविद्युत पदार्थ का। बाकी जो खाली जगह दिख रही है वहाँ पर हवा या निर्वात है। तो आपको ये तो बात क्लियर हो चुकी है कि ये दो प्रकार के मीडियम हो चुके हैं। एक में तो हवा या निर्वात हो गया और एक में ये माध्यम हो चुका है। तो निर्वात के लिए विद्युत क्षेत्र यही होता है, ठीक है। और माध्यम के लिए मैंने यहाँ लिख दिया था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। ये तो हम क्लियर कर चुके हैं। और हमारा माध्यम टी दूरी पर है और शेष बची हुई दूरी डी माइनस टी बच गई ना इसमें से, वहाँ पर हवा या निर्वात है, ठीक है। तो विभवांतर यहाँ पर अब दो प्रकार से क्रिएट होगा, एक तो हवा या निर्वात के लिए, दूसरा माध्यम के लिए। जब हवा या निर्वात की बात चल रही है तो हवा या निर्वात के लिए विद्युत क्षेत्र और दूरी लिख दो, और माध्यम की बात चल रही है तो माध्यम और उसका विद्युत क्षेत्र लिख दो। मैंने दोनों वैल्यू यहाँ पर रखी, विभवांतर आ चुका है, धारिता निकाल ली, ये धारिता का सूत्र आ चुका है। फिर इस सूत्र से वो पहले वाला टॉपिक भी क्लियर कर सकते हैं कि अगर टी बराबर डी रख दूं, टी बराबर डी का मतलब हो गया प्लेटों के बीच में पूर्ण रूप से पैराविद्युत पदार्थ भरा है। टी बराबर डी कब होगा,
जब ये पूरी टी इस डी को कवर कर ले, ये टी है ना, ये टी इस पूरे को कवर कर ले, तब ये चीज़ संभव है। जैसे ये संभव होती है तो वही रिजल्ट आता है जो हमने पहले वाले पॉइंट के अंदर पढ़ा है। ठीक है, इस प्रकार की ये टॉपिक थे। अच्छे पॉइंट है, सरल पॉइंट है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है बच्चों। ठीक है, समझने की कोशिश करोगे तो बहुत ईजी है। फिर आज मैंने क्या किया, एक छोटा सा टॉपिक और है। इसमें मैंने क्या किया, इन प्लेटों के बीच में समांतर प्लेट संधारित्र, वो ये अपना पी और क्यू प्लेट है, ये धनावेशित है, ये ऋणावेशित हो जाती है, और इसको अर्थिंग कर दिया। और प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, डी है। मैंने पहले से ही तैयार करके रखा है, ताकि क्योंकि थ्योरी इसमें समझने के लायक है, इसलिए मैंने इसको पहले से आपके लिए तैयार करके रखा है। और टॉपिक वही है, सेम टॉपिक है, इसमें कोई चेंज नहीं है, क्योंकि इससे पहले 2 टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, अभी मैंने रिपीट करवाए हैं। तो अब मैंने क्या किया, भिन्न भिन्न मोटाई की प्लेटें रख दी, भिन्न भिन्न मोटाई की, अलग अलग पैरा विद्युत पदार्थ हैं ये, और इनकी मोटाई भी अलग अलग है। जैसे चित्रानुसार आप देख रहे हो, ये पहली प्लेट है जिसकी मोटाई T1 है, ये दूसरी प्लेट है जिसकी मोटाई T2 है इस प्लेट की, ये तीसरी प्लेट है इसकी मोटाई T3 है। इस प्रकार ये प्लेटें रखी हुई है। और ये nवीं प्लेट है जिसकी मोटाई कितनी है, Tn है। ठीक है, इसका पैरा विद्युतांक एप्सिलॉन R1 है, इसका पैरा विद्युतांक एप्सिलॉन R2 है, इसका पैरा विद्युतांक एप्सिलॉन R3 है, इसका पैरा विद्युतांक एप्सिलॉन Rn है। क्योंकि अलग अलग पैरा विद्युत पदार्थ हैं, ये हैं अलग अलग पैरा विद्युत पदार्थ हैं, इसलिए मैंने इनको संकेत रूप में भी अलग अलग दर्शा दिया है। ठीक है, इसलिए इनके पैरा विद्युतांक भी अलग अलग होंगे। पदार्थ अलग अलग पदार्थों की, विभिन्न मोटाई की अलग अलग पदार्थों की ये प्लेटें रखी है, और पैरा विद्युत पदार्थ हैं ये सारे। ठीक है, ये मैंने बात यहाँ पर नोट भी कर दी है कि चित्रानुसार माना समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन R2 इस प्रकार एप्सिलॉन Rn पैरा विद्युतांक वाले भिन्न भिन्न पदार्थों की क्रमशः T1 T2 T3 डैश डैश Tn मोटाई की पट्टियां भरी है सारे पैरा विद्युत पदार्थ, लेकिन अलग अलग पदार्थ हैं ये, और अलग अलग इनकी मोटाई है। तो जब पहले पदार्थ की मोटाई T1 है, दूसरे की मोटाई T2 है, तीसरे की T3 है, चौथे की T4 है, nवें की Tn है, तो इन सब को छोड़कर इन प्लेटों के बीच में क्या रहेगा, निर्वात रहेगा। तो निर्वात वाला ये जो एरिया है वो कितना हो जाएगा, डी में से ये जो पैरा विद्युतांक वाली पट्टिकाओं की मोटाई है वो घटा दो, निर्वात वाला एरिया बच जाएगा। समझ में आ रही है बात में, निर्वात या हवा वाला एरिया हम कह सकते हैं। ठीक है, तो डी में से ये मैंने इन पट्टिकाओं की मोटाई को जोड़कर घटा दिया, इन सभी पट्टिकाओं की जो मोटाई थी इनको जोड़कर डी में से घटा दिया। तो ये प्लेटों के मध्य D-T1 दूरी पर निर्वात या हवा कह दो। ठीक है, निर्वात या तो निर्वात कहो या हवा कहो वाला हिस्सा होगा। अब देखो विभवांतर की बात करते हैं, तो आपको पता है, तो यहाँ विभवांतर वायु या निर्वात का भी होगा और इन भिन्न भिन्न माध्यम का भी अलग अलग होगा। ठीक है, बस टॉपिक वही है। पहले वाले टॉपिक में यहाँ केवल एक सिंगल मीडियम था, एक अकेला माध्यम था। अब यहाँ ये अलग अलग माध्यम हो गए, तो वही जो पॉइंट है, वही टॉपिक है, उसको हम अलग अलग रूप में लिख देंगे 2-3 भाग में। ठीक है, अब जैसे मैं इसका विभवांतर लिख रहा हूँ, पहले मैं निर्वात के लिए लिखूँ तो निर्वात के लिए विद्युत क्षेत्र E लिखते हैं, और निर्वात या हवा जो भी हो इनमें से, और इस निर्वात वाले हिस्से की मोटाई कितनी बच गई, इसकी मोटाई बचती है D, बड़ा ब्रैकेट लिख देता हूँ, D- T1 प्लस T2 प्लस डैश डैश Tn। समझ में आ रही है क्या बात मेरी? ये निर्वात के लिए हो गया बच्चों। अब मैं माध्यम की बात करूं, अब अलग अलग माध्यम की अलग अलग बात करना अपने को है। पहले माध्यम के लिए मैं विद्युत क्षेत्र EM1 लिख दूं, पहले मीडियम के लिए EM1, और पहले माध्यम की मोटाई कितनी है, T1 है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र इंटू दूरी। तो विद्युत क्षेत्र इंटू दूरी, तो पहले माध्यम की कितनी दूरी है, T1। फिर दूसरे माध्यम के लिए विद्युत क्षेत्र हो जाएगा EM2, क्योंकि अलग अलग पैरा विद्युतांक है ना, इसलिए पहले माध्यम के लिए अलग लिख दिया, M1 लगा दिया, इसको M2, और इसकी मोटाई कितनी है, T2 है। ठीक है, ऐसे चलता जाएगा, और nवें माध्यम के लिए आ जाएगा EMN, और पट्टिका की मोटाई आ जाएगी Tn। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। इस प्रकार हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। अब मैं आगे चलूँ, इसमें वैल्यू रखूँगा। चलो मुझे बताना कि निर्वात के लिए विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है। निर्वात के लिए विद्युत क्षेत्र का मान होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। होता है कि नहीं होता? चलो मैं ये चीज़ यहाँ पर नोट करवा देता हूँ। ठीक है, निर्वात के लिए हम ये पढ़ते हैं
निर्वात के लिए, निर्वात या हवा, इन दोनों में से कोई भी हो, है निर्वात या हवा के लिए हम फॉर्मूला पढ़ते हैं E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट या Q अपॉन A एप्सिलॉन नोट। सही लिखा है मैंने ये, ठीक है, बार बार हम पढ़ रहे हैं। और माध्यम की बात करूं मैं, तो माध्यम के लिए हमारा ये जो सूत्र है विद्युत क्षेत्र का वो ये हो जाएगा EM, मीडियम के लिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन लिखा हमने, और इसको हम ये लिख सकते हैं Q अपॉन A एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नोट। ये चीज़ हम बार बार लिखते आ रहे हैं, अब ये चीज़ तैयार कर लेनी चाहिए आपको, ठीक है। ये मैंने फॉर्मूले यहाँ पर अटेम्प्ट कर दिए। अब देखो पहले माध्यम के लिए लिखूंगा ना, पहले माध्यम के लिए, तो पहले माध्यम के लिए M1 लगा दूंगा, यहाँ पर एप्सिलॉन R1 हो जाएगा, ठीक है। दूसरे के लिए M2 लगा दूंगा, यहाँ एप्सिलॉन R2 हो जाएगा। समझ में आ गई बात मेरी। Q आवेश फिक्स है पट्टिकाओं पर, A प्लेटों का क्षेत्रफल फिक्स है, एप्सिलॉन नोट कांस्टेंट होता ही है, तो ये सारे मान बाकी कांस्टेंट है। तो क्या बनेगा V बराबर E की जगह ये रखो माध्यम निर्वात के लिए Q अपॉन A एप्सिलॉन नोट रख दिया, और D माइनस T1 प्लस T2 प्लस डैश डैश Tn, ये सेम चल रहा है, प्लस का चिन्ह। पहले माध्यम के लिए लिखो Q अपॉन A एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन नोट। समझ में आ गया कि ये पहले माध्यम के लिए, और मोटाई कितनी है T1, ये पड़ी। दूसरे माध्यम के लिए Q अपॉन A एप्सिलॉन R2 एप्सिलॉन नोट, और मोटाई कितनी है T2, ऐसे चलता जाएगा। और nवें माध्यम के लिए Q अपॉन A एप्सिलॉन RN एप्सिलॉन नोट, और मोटाई है पट्टिका की Tn, ठीक है, लिख सकते हैं हम इसको। अब इसमें से आप इसको और ज़्यादा सरल करने से पहले इसमें से कुछ कॉमन निकाल सकते हो, ठीक है। कॉमन क्या रहा है इसमें से, Q अपॉन A एप्सिलॉन नोट आ रहा है कि नहीं आ रहा, Q अपॉन A एप्सिलॉन नोट सब में है। देखो कॉमन निकालूंगा ना, तो यहाँ ब्रैकेट में ये चीज़ बचेगी, क्या D, यहाँ तो ये बच जाएगा D माइनस T1 प्लस T2 प्लस डैश डैश Tn, इस पहली स्टेप में से। और यहाँ बचेगा क्या, यहाँ बचेगा T1 अपॉन एप्सिलॉन R1, यहाँ बचेगा T2 अपॉन एप्सिलॉन R2, कॉमन निकालना तो आता है अपने को, और लास्ट में आ जाएगा Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn। ये स्टेप बच गई, ये विभवांतर आ चुका है, ठीक है। काफ़ी बड़ा है ये टॉपिक, लेकिन स्टेप इसमें वही है जो हमने पहले यूज़ में लिए, और बाकी ये लंबा आपको नज़र आ रहा है और है सरल एकदम। विभवांतर आ चुका है, अब मैं धारिता निकाल दूंगा। तो अतः धारिता C बराबर क्या लिखूं, धारिता C बराबर क्या लिखूं, Q अपॉन V, ठीक है। ये V का मान मैं इसमें रखूँगा, मैं इसको सरल करके डायरेक्ट बता देता हूँ, वैसे हमने बार बार किया है, ठीक है। तो C बराबर क्या आ जाएगा, माध्यम है ना, माध्यम है अलग अलग, तो CM लिख दूँ इसको, CM बराबर। अब ये वैल्यू रख के जब आप इसको सरल करोगे ना बच्चों, तो मैं इसका सरलीकरण रूप लिख देता हूँ, ये आएगा A एप्सिलॉन नोट अपॉन D माइनस T1 प्लस T2 प्लस Tn, T1 अपॉन एप्सिलॉन R1, T2 अपॉन एप्सिलॉन R2, और Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn। ये लो, ये सूत्र आएगा किसका, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र आएगा, ठीक है। समझ में आ रही क्या बात मेरी। ये V का मान रख देंगे, इतने बड़े स्टेप रखेंगे तो Q कैंसिल हो जाएगा, बाकी ये स्टेप बन जाएगी, ये धारिता का सूत्र आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक ही केस बना सकते हैं हम स्पेशल इसका, वो क्या, वो ये बना सकते हैं कि यदि ये D का जो मान है ये पूर्णतः प्लेटों से भरा हुआ है, समझ रहे हो क्या बात मेरी, यानी निर्वात है ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ प्लेटों के बीच, प्लेटों के मध्य वायु भाग ना हो या वायु न हो, ये मतलब हुआ। मतलब
इस डी को मैंने पूरी प्लेटों के मोटाइयों से कवर कर दिया, डी बराबर संपूर्ण प्लेटों की मोटाई। इसका मतलब डी तो ये दूरी थी और ये दूरी पूरी प्लेटों की मोटाइयों के बराबर होगी, इसका मतलब बीच में हवा कहीं बची नहीं। और जब ये इस कंडीशन आ जाएगी ना बच्चों, तो हम इस सूत्र को क्या लिखेंगे, ध्यान देना, इस सूत्र को मैं ये लिखूंगा, सी एम बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन, अब डी बराबर ये वैल्यू आ रखोगे तो ये पूरी टर्म्स कैंसिल हो जाएगी और नीचे ये बचेगा T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 और Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn। ये धारिता आ जाएगी इसकी। समझ में आ गई बात मेरी। इस प्रकार हम धारिता को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, भिन्न भिन्न मोटाई की प्लेटों के लिए। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी मेरे हिसाब से, और बहुत ही सरल टॉपिक है, आप आराम से इन पॉइंट को क्लियर कर सकते हो, ठीक है। इस पर अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आते हैं बच्चों, और बहुत बार एग्ज़ाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मेरे सामने एक एग्जाम्पल आ रहा है, वो मैं आपको ज़रूर करवाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। तो ये टॉपिक आप ज़रूर क्लियर करना और वीडियो पूरा देखें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ पढ़ने वाले बच्चों को इसके बारे में ज़रूर बताएं, ठीक है। क्योंकि मैं ये अनुरोध यही कर रहा हूँ आपसे, क्योंकि प्रत्येक बच्चे तक हमारी ये जो मुहिम है ये पहुँचनी चाहिए, ताकि वो बच्चा घर बैठे भी अपनी पढ़ाई जारी रख सकें, ठीक है। तो बच्चों आपसे मेरा ये अनुरोध है, ये रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि आप इन वीडियो को, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम जो काम कर रहे हैं उसमें हम सफल हों, और आप सबकी दुआओं से हम ने जो भी ये मुहिम शुरू की है उसमें आपका सबसे बड़ा सहयोग है इसमें, और आपके सहयोग से ही हम सफल हो पाएंगे। तो हमें आपसे यही प्रार्थना है, और यही हम उम्मीद भी करते हैं कि आप ज़रूर हमारा सहयोग करेंगे इस मामले में, कि प्रत्येक बच्चे को इसके बारे में अवगत कराएं। छोटे बच्चों के लिए भी हम लगातार वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो छोटे बच्चे भी डेली के एक वीडियो आता है तो थोड़ा थोड़ा वो देखें, तो आने वाले टाइम के अंदर विज्ञान में बहुत कुछ सीखने का उनके पास मौका है, तो उनके लिए भी वीडियो अपलोड हो रहे हैं। फिर लगातार आपकी रुचि बनाए रखने के लिए हम कुछ साइंटिस्ट के जीवन परिचय के बारे में भी आपके सामने हम और हमारी टीम पूरी मेहनत कर रही है कि अच्छे से अच्छे वीडियो एक नई तर्ज पर, एक नए तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करें, और उनको भी आप ज़रूर देखें, उन वीडियो को भी देखें, क्योंकि ये विज्ञान से जुड़े हुए हैं तो हमें भी उनके बारे में जानना चाहिए, ठीक है। चलिए हम अब एक एग्जाम्पल क्लियर करते हैं बच्चों, ठीक है। एक एग्जाम्पल करवाता हूँ मैं इस वीडियो में। आपको ये कहा गया है, एक एग्जाम्पल है कि ये एक एग्जाम्पल है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C है, आपको दिया हुआ है, प्लेटों के बीच की दूरी D आपको दे रखी है, और प्रश्न ये कह रहा है कि प्लेटों के बीच में T बराबर 3/4D यानी 3/4 हिस्से में कोई पैरा विद्युत पदार्थ भरा हुआ है जिसका पैरा विद्युतांक एप्सिलॉन R है, तो धारिता बताओ क्या होगी। यानी ये वही टॉपिक हो गया जो हमने पढ़ा था, एक ही प्लेट भरी हुई, यानी ये टॉपिक देखो, ये इस प्रकार का टॉपिक हो गया। ये प्लेट है, इस प्लेट के संधारित्र की प्लेटों के बीच में ये पैरा विद्युत पदार्थ भरा हुआ है। सेम टॉपिक है, एक ही टॉपिक है, ये इसी टॉपिक पर आधारित है, एक ही प्लेट है, सॉरी। तो एक प्लेट है, तो एक प्लेट के लिए हमारे पास सूत्र ये होता है D माइनस T प्लस T अपॉन एप्सिलॉन R, होता है कि नहीं होता। तो हमारे पास धारिता का सूत्र बताओ क्या होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है ये, इस प्रकार के सवाल आते हैं। धारिता का सूत्र ये होता है, माध्यम है ना एक ही मोटाई का, तो क्या लिखूं बताओ, A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस T अपॉन एप्सिलॉन R। समझ गए आप। अब इसमें आपको यहाँ पर सिर्फ वैल्यू रखनी है, A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T, अब D की जगह तो D रखना है और T की जगह रखना है 3/4D, प्लस T की जगह रखोगे आप कितना, 3/4D अपॉन एप्सिलॉन R, ठीक है। मैंने सूत्र में मान रख दिया। अब इसको सरल करेंगे ना, तो ये आ गया A एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 3/4, और इसमें से ये कैलकुलेट करोगे तो शायद 1/4 हिस्सा बचेगा, तो D/4 हो जाएगा ना ये, प्लस यहाँ आ जाएगा 3D अपॉन 4 एप्सिलॉन R। क्लियर है ये। और इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है मेरे हिसाब से, A एप्सिलॉन नॉट, इसमें से कॉमन निकाल दूं मैं, D अपॉन 4 तो कॉमन निकलेगा, एक कॉमन
और भी निकाल सकता हूँ मैं, ठीक है। आप चाहो तो वो लिख सकते हो इस प्रकार, ठीक है। एप्सिलॉन आर को आप बाहर निकाल सकते हो, ठीक है। उसके पीछे क्या रीज़न है वो मैं बता दूंगा। आप निकाल सकते हो एप्सिलॉन आर को बाहर। मैंने एप्सिलॉन आर को बाहर निकाल दिया। ये मैं क्यों करवा रहा हूँ, वैसे आपका उत्तर ये आ चुका है, लेकिन कई बार क्या होता है बड़े कंपटीशन एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसमें से आपको ऑप्शन मैच करने होते हैं, तो उन ऑप्शन में कैसा ऑप्शन आपको दिया हुआ है वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने उस प्रकार के क्वेश्चनों के लिए ये मैंने क्रमबद्धता से ये काम करवा रहा हूँ। तो एप्सिलॉन आर कॉमन ले लूँगा तो यहाँ से ये चीज़ बचेगी, ठीक है। बहुत बार कई अच्छे एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिला है, तो इस पे ध्यान देना आप लोग। क्या इसको मैं ऐसा लिख दूँ, ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, और 4 भी है साथ में गुणा में आ जाएगा, नीचे बचा डी एप्सिलॉन आर प्लस 3 बच गया। अब इसमें से अगर मैं ध्यान दूं थोड़ा सा, तो आप सबको पता है कि निर्वात या हवा के लिए जो धारिता होती है उसका मान ये होता है ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी, होता है कि नहीं होता। तो ये मान मैं यहाँ रख दूं तो आपका सूत्र ही बच गया, 4 एप्सिलॉन आर प्लस 3 इंटू सी। देखो ये कई बार ऑप्शन आता है परीक्षा के अंदर इस प्रकार का, ये मैंने एग्जाम में कई बार पूछा जाता है इस प्रकार का सवाल। तो एग्जाम्पल बहुत सिंपल है, ये आपको सिर्फ सूत्र में वैल्यू रखनी है, लेकिन कई बार इस प्रकार के ऑप्शन मैच करने आपको पूछ लिए जाते हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि ये जो धारिता है ये निर्वात की धारिता की इतनी गुना बढ़ गई। कई बार पूछा जाता है कितनी गुना बढ़ गई, तो आप लिखोगे 4 एप्सिलॉन आर प्लस 3 गुना, ठीक है। 3 गुना हो जाएगी किसकी, निर्वात से इतनी ज़्यादा हो जाएगी। इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों को परीक्षा में पूछ सकता है, ठीक है बच्चों। तो आप आराम से ये क्वेश्चन कर सकते हो, मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा नॉर्मल क्वेश्चन संधारित्र पर आराम से आप अटेम्प्ट कर सकते हो कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दे दे, जैसे सपोज करो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं समांतर प्लेट संधारित्र पर, क्योंकि समांतर प्लेट संधारित्र का ये लास्ट टॉपिक है, तो मैं यहाँ पर इन पे कुछ क्वेश्चन जो मेन क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो क्लियर करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे एक क्वेश्चन ये भी आता है कि आपको ये कह दिया कि एक संधारित्र है जिसकी प्लेटों का क्षेत्रफल ए दिया है और प्लेटों के बीच की दूरी डी दी है। ये आपको कॉन्सेप्ट दे रखा है पहले, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है कि प्लेटों का क्षेत्रफल ए है, बीच की दूरी डी है, तो धारिता क्या होती है, धारिता ये होती है सर सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी, ये हम जानते हैं। अब एक क्वेश्चन ये दिया है कि यदि प्लेटों के क्षेत्रफल को दुगना कर दूं मैं और बीच की दूरी को आधा कर दूं, ठीक है। प्रश्न ये कहता है आपको दिया है, क्या दिया है नई क्वेश्चन के अनुसार, ये क्षेत्रफल है ना ये ए से ए डैश हो गया और कितना हो गया, पुराने वाले क्षेत्रफल का 2 गुना हो गया, क्वेश्चन कह रहा है। और बीच की दूरी है ना वो डी से डी डैश हो गई, कितनी हो गई, पुराने वाली दूरी की आधी हो गई, ठीक है। पुरानी दूरी कितनी थी, डी थी, पहले दूरी डी थी, अब आधी हो गई। ये प्रश्न कह रहा है आपसे, तो धारिता बताओ। तो मैं तो ये कहूँगा कि हमारी ये जो धारिता वो चेंज होगी, उसको मैं सी डैश लिखूंगा। और सी डैश क्या आएगा, सी डैश ए की जगह आ जाएगा ए डैश, अब साइलेंट नोट कांस्टेंट होता ही है, डी की जगह आ जाएगा डी डैश। अब वैल्यू रखो, ए की जगह तो रख दिया 2a, अब साइलेंट नोट, और डी डैश की जगह रख दिया dy2, ठीक है। जब इस क्वेश्चन को हल करोगे तो उत्तर आता है 4a एप्सिलॉन नॉट बट्टे डी। इस क्वेश्चन को हल करोगे ये चीज़ आती है। तो बताओ क्या रिजल्ट निकला, 4c। इस प्रकार के ऑप्शन आपको परीक्षा में मिलते हैं, बहुत बड़े बड़े कंपटीशन एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। है सिंपल, मतलब आप क्या लिखोगे, अगर ऐसा कुछ करेंगे तो धारिता, प्रारंभिक धारिता की 4 गुना अधिक हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार के कुछ एग्जाम्पल समांतर प्लेट संधारित्र पर आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने समांतर प्लेट संधारित्र को पूर्णतः कंप्लीट कर दिया है। इसकी धारिता वगैरह हमने पढ़ ली है अच्छी तरीके से, और पैरा विद्युत पदार्थ का क्या प्रभाव पड़ता है वो भी मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो आप इन टॉपिक को तसल्ली से क्लियर करो और वीडियो को पूरा देखें बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब करवाएं और आगे से आगे लगातार वीडियो से जुड़े रहिए। इसमें आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है और ये चीज़ तब आपको पता चलेगी जब आप लोग सिलेबस के दौरान कक्षा में बैठे होंगे, और तब आपको पता चलेगा कि यार मैंने ये टॉपिक बहुत पहले पढ़ लिए हैं। और ये वीडियो आप लोगों के लिए हमेशा सहयोग भी करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि अब आप देख रहे हो, जब भी आपको किसी भी टॉपिक में कन्फ्यूज़न होगी तो उस दौरान जब आप लोग कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए
आप लोगों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी, घर बैठे आप लोग ये कन्फ्यूज़न क्लियर कर सकते हो। इसके लिए हमने प्लेलिस्ट बना दी है, तो आपको कक्षा 12 की वीडियो एक जगह मिलेंगे, तो आराम से आप पूरा सिलेबस कंप्लीट तैयार कर सकते हो। तो तब तक आप एक नए वीडियो का इंतज़ार करें और वीडियो कंप्लीट करें, और नए वीडियो के साथ हम आगे के नए पॉइंट के साथ हम फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।